हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। बैक्टीरियल डिजीज़ हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैंने आपको टाइफॉइड के बारे में बताया था। टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट, उसका डिटेक्टिंग टेस्ट और उसके सिम्टम्स भी हमने डिस्कस किए थे। बिल्कुल वैसे ही आज दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ निमोनिया। तो बच्चे सबसे पहले देखेंगे निमोनिया को करवाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बेटा ये वो बैक्टीरिया है जो रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया करवाने के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर बैक्टीरिया का, वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। यस, तो यहाँ पर हमने दो बैक्टीरिया के नाम पढ़े जो कि रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया करवाने के लिए, राइट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो क्या होता है, हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, एंड दैट ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू आवर एल्वेओलाई इन द लंग्स। यही होता है नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर कभी ये बैक्टीरिया किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंट्री लेगा तो भाई साहब क्या करेगा, ये जो एयर फिल्ड एल्वेओलाई है, जो हवा से भरी हुई एल्वेओलाई थी, वेस्कुलर बैग्स, उनमें एक फ्लूइड फिल कर देगा। क्या कर देगा? फ्लूइड फिल कर देगा। तो यानी कि इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड गेट्स फिल्ड इन द एल्वेओलाई, ठीक है। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के एयर बैग्स में, एल्वेओलाई में क्या एयर की जगह पर फ्लूइड भर जाए तो रेस्पिरेशन में, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी यहाँ पर जो कंडीशन अराइज हो जाती है वो ये है कि एल्वेओलाई के अंदर फ्लूइड भर जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज बैक्टीरिया। ऐसा केमिकल जो इनकी ग्रोथ के लिए तो भैया बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस व्यक्ति को भैया सांस लेने में बड़ी दिक्कतें आने वाली, राइट। चलिए, तो टारगेट ऑर्गन हमने यहाँ पर देख लिया बच्चों। टारगेट ऑर्गन यहाँ पर क्या है, एल्वेओलाई। टारगेट ऑर्गन कौन सा हुआ, एल्वेओलाई, राइट। अब हम यहाँ पर कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन कौन से सिम्टम्स है, लक्षण है जो कि एक ऐसे पर्सन में नज़र आएंगे जिसको निमोनिया होगा। तो देख लेते हैं बच्चों, फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, यानी कि कपकपी, है ना, हेडेक हो सकता है, और कुछ सीवियर केसेस के अंदर बच्चों जो लिप्स एंड फिंगर नेल्स है, लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, यानी कि एक तरीके से नीले पड़ने लग जाते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए था, जितना ऑक्सीजन एल्वेओलाई में स्टोर होना चाहिए था, अब उसकी अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है, तो सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। बुखार हो सकता है बच्चों, कपकपी यानी कि चिल्स हो सकते हैं, हेडेक भी इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और एक सीवियर केस में मैंने यहाँ पर एक सिम्टम लिखा है बच्चों, वो ये है कि जो लिप्स और फिंगर नेल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं भैया, ग्रे टू ब्लूइश हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर कफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कफ, राइट। अब मोड कैसे है ट्रांसमिशन का, किस तरीके से ये फैल रहा है, तो आपको याद रखना है कि भैया जो ड्रॉपलेट्स हैं और जो एरिसोल्स हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, अगर वो कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेगा तो भी उसको निमोनिया हो सकता है। तो कैसे फैल रहा है बच्चों, हमने लिखा ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल्स। किसने रिलीज किया, ये इन्फेक्टेड पर्सन ने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ग्लास या कोई दूसरे बर्तन शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स, इस कारण से भी निमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखना है, टारगेट ऑर्गन याद रखना है, सिम्टम्स याद रखने हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पता होना चाहिए, करेक्ट।
सो बच्चे, दो जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं हमारी एनसीईआरटी में जिनको वेल एक्सप्लेन किया गया है, वो टाइफॉइड और निमोनिया है। हम वो दोनों ही बीमारियां पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स बता देती हूँ बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के। बेशक हम उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, बट यू शुड नो दी एग्जाम्पल्स, जैसे कि डिप्थेरिया है ना, प्लेग बोलते हैं जिसको, और डिसेंट्री। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बैक्टीरिया से ही होने वाली बीमारियां हैं, करेक्ट। तो एक बार ये देख लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो फटाफट, कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि फिर मैं इसको रब कर दूंगी। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो बेटा। चलिए भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। देख लो बच्चों, कोई भी डाउट लगे, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। वायरस से होने वाली बीमारियां हम पढ़ेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। चलिए, वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें पढ़नी है। तो चलो भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं? वायरस से होने वाली बीमारियों की। ओके, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बच्चों कॉमन कोल्ड, यानी कि जुकाम, यानी कि नज़ला। तो जो कॉमन कोल्ड है वो भी एक वायरस से होता है, ठीक है। और उस वायरस का नाम क्या है? यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम राइनो वायरस है। कौन सा वायरस? राइनो वायरस, ठीक है जी। अब ये जब हमारे शरीर में जाएगा तो क्या करेगा? कहाँ पर इन्फेक्ट करने वाला है? इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा भैया? जैसे निमोनिया में टारगेट ऑर्गन एल्वेलाई था, यानी कि वहाँ पर हमारे लंग्स पर असर हो रहा था। यहाँ ऐसा नहीं होगा। कॉमन कोल्ड के केस में, जुकाम के केस में, हमारा जो नेसल पैसेज है, हमारी जो नोज़ है, वो अफेक्ट हो रही है, लेकिन लंग्स पर कोई असर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, दोनों के बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नोज एंड नेसल पैसेज, बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर गेटिंग अफेक्टेड, बट नॉट द लंग्स। मतलब जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो तो अफेक्ट हो रहा है, नेसल कंजेशन हो रहा है, रनिंग नोज हो रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हॉर्सनेस हो रही, गले में बड़ा ही ऐसा होता है ना, सॉर थ्रोट हो रहा है, दर्द हो रहा है, खराश हो रही है, ठीक है जी। लेकिन ये सारा मामला नोज से लेकर पूरे थ्रोट तक होगा, गले के नीचे नहीं जा रहा। लंग्स में या एल्वेलाई में इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये याद रखना है कि भैया इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। तो मैंने बोला थोड़ा सा कफ तो होगा ही, रनिंग नोज भी होगी भैया, नाक बहना, ठीक है। नेसल कंजेशन होने वाला है, नेसल कंजेशन होने वाला है बच्चों, ठीक है जी। रनिंग नोज, नेसल कंजेशन, सॉर थ्रोट, सॉर थ्रोट, राइट, हॉर्सनेस, ठीक है। इसके अलावा टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब भी कभी कॉमन कोल्ड होता है बच्चों, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है जी। ये लगभग 3 to 5 डेज तक रहता है, फिर उसके बाद छूमंतर हो जाता है। मस्त अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना के पी लो, है ना, मतलब मेरा ठीक हो जाता है, तुम्हारा पता नहीं। तो बेटा ये सिम्टम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म और टारगेट ऑर्गन्स, भाई ये ज़रूर याद रखना है। अब ये कैसे फैलेगा? अब चलते फिरते अच्छी कर रहे हो तुम, तो सारे ड्रॉपलेट्स, सारे एरोसोल वातावरण में आ गए। तुम्हारे बराबर में दोस्त बैठा था, है ना, दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा है, तो उसने भी बुरा नहीं माना, लेकिन तुमसे कोल्ड उस तक हो गया। तो जो ड्रॉपलेट्स है, जो एरोसोल्स है, उसके थ्रू तो बेटा ये होता ही होता है। अब अगर आप कोई कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, अगर आप डोर का नॉब यूज़ कर रहे हैं, अब मान लो आज ही किया मैंने और मैं इन्हीं से ही क्या कर रही हूँ, टाइपिंग करना शुरू कर दूँ, या फिर इन्हीं हाथों से मैं क्या करूँ, दरवाजे को खोलूँ, ठीक है, या बर्तनों को शेयर करूँ, तो इन सब चीज़ों के थ्रू भी ये जो वायरल इन्फेक्शन है, जो कॉमन कोल्ड है बच्चों, वो फैल सकता है, राइट। कोई दिक्कत? ये तो सब याद करने वाली चीज़ें, ठीक है भाई साहब। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हमें पता चल गया,
देख लो, कोई डाउट लगे या स्क्रीनशॉट आपको लेना है बच्चों, मैं साइड हो चुकी हूँ, ले लो फटाफट। कम ऑन भाई, चलो भाई। तो हमें पता चला टारगेट ऑर्गन, सिम्टम्स और मोड। ये सिम्टम्स में कफ हो गया, स्नीज कैसे रह गई, छींकते भी तो हैं हम, स्नीजिंग। ठीक है, चले बेटा। एक तो ये वायरल इन्फेक्शन मैंने आपको बता दिया, कॉमन कोल्ड। अब मैं दूसरा HIV बताऊंगी, सीधा एड्स बताऊंगी, है ना। लेकिन मैं कुछ एग्जाम्पल्स और दे देती हूँ आपको, जैसे मम्स हो गया, ठीक है। जेनाइटल वॉर्ट्स हो गए, वायरस से ही तो होते हैं सारे STD, जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल हर्पेस। ये क्या है, किससे होने वाली बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं। स्मॉल पॉक्स, क्या है बच्चों ये, these all are the viral infections. But out of all these diseases, मैं यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ एड्स, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम्पल्स है ना, जैसे कि ये जेनाइटल वॉर्ट्स है, मम्स है, या फिर इसके अलावा बात कर सकते हो रुबेला के बारे में, है ना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वायरस से होने वाले इन्फेक्शंस के। ठीक है जी, चलो शुरू करें फिर, एड्स पढ़ लेते हैं। कम ऑन, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। ओके, कर दिया मैंने रब। चलो फटाफट सब एड्स की बात करेंगे। एड्स एड्स एड्स, सबसे पहले तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पता होनी चाहिए भैया। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एड्स की फुल फॉर्म, दिस इज, जल्दी बता दो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी क्या, सिंड्रोम, acquired immunodeficiency syndrome. Now the question is, what is the meaning of syndrome? भैया देखो, acquired का मतलब है जो कि एग्जैक्ट DNA से रिलेटेड ना हो, और वो हम अपने लाइफ टाइम के थ्रू कहीं ना कहीं से अडेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, या अक्वायर कर रहे हैं। सही बात है। इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम से है, डिफिशियंसी का मतलब कमी से है, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, राइट। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि एक वायरस है जिसका नाम है HIV, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एड्स का इन्फेक्शन करवाने के लिए। तो भैया जब वो HIV हमारे शरीर में एंट्री लेगा तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देगा, वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बना देगा। और जब कभी इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी होती है तो भैया हम फाइट कैसे करेंगे बाहर से आने वाले पैथोजन से, लड़ेंगे कैसे। तो अगर कोई छोटू मोटू सा भी बैक्टीरिया या वायरस आ गया तो क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है तो कैसे फाइट कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग तरीके के लक्षण यानी कि सिम्टम्स हमारे शरीर में नज़र आने लगेंगे। तो बेटा उसी कंडीशन को हमने नाम दिया है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यून सिस्टम की कमी के कारण होने वाले या दिखने वाले लक्षण, जो कि हम अपने एटमॉस्फेयर से, वातावरण से क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक्वायर करते हैं। सही बात है। चलो भाई, तो अब आप मुझे फटाफट से बता दो HIV की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, HIV की फुल फॉर्म क्या हो सकती है बच्चों। ये तो सबको पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बना देता है, करेक्ट। चलो अब भैया सबसे पहले 1981 में केस आया था एड्स का, है ना, किसी बाहर के देश से। तो भैया ये जो 1981 में केस आया, एक ही तो केस आया था, और अभी पूरे वर्ल्ड में 25 मिलियन के आसपास लोग हर साल मर जाते हैं। देख रहे हो कैसे फैल रहा है। हाँ, इससे ज़्यादा फैलता कैसे भी तो पता चलना चाहिए ना। चलो
मैं तो वही बताने वाली हूँ कैसे फैलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एड्स को करवाने के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है वो एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है बच्चों जिसको रेट्रोवायरस कहते हैं। और रेट्रोवायरस पूरे वायरसेस की एक ऐसी क्लास है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसका आरएनए एज अ जीनोम यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो वायरस की एक ऐसी कैटेगरी जिनके पास आरएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, उस कैटेगरी को हम कहते हैं रेट्रोवायरस। सो HIV ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। दैट मीन्स इसके पास भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए। क्या है बच्चों? आरएनए। सही पकड़े? चलो भाई, अब कैसे कैसे फैलता है भाई? टारगेट ऑर्गन तो कोई स्पेसिफिक है नहीं ना, मेन तो इम्यून सिस्टम ही है। बट इम्यून सिस्टम एक बार अफेक्ट हो गया ना किसी का, तो ये भी अंजर पंजर सारे ढीले हो जाएंगे। सही बात है ना? तो मेनली अगर कोई टारगेट ऑर्गन पूछे तो कह देना भैया इम्यूनो है, इम्यून सिस्टम है, राइट। कॉजल ऑर्गेनिज्म HIV है, टारगेट ऑर्गन पता चला, कॉजल ऑर्गेनिज्म पता चला, और सिम्टम्स एक हो तो मैं बताऊं, एक हो तो मैं बताऊं ना, बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स में से एक वीकनेस लिख सकते हो, जो कमजोरी होती है, बॉडी की जो एनर्जी होती है उसका कम होना। ठीक है, आगे जैसे ही ये HIV एंट्री लेगा किसी भी एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में, तो धीरे 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 ऑफ कोर्स उसके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना रहा है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन एंट्री ले कैसे रहा है ये देखो, एंट्री कैसे ले रहा है ये इन्फेक्शन होता कैसे है बेटा? इसके 4 कारण है, 4 रीजंस हैं। सबसे पहला जो कारण है सबको पता रहता है, सब यही बोलते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सबसे पहला जो कारण है बच्चों वो क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर इसमें भी मैं आपको बता दूं, जब तक कपल्स जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, जब तक उनका बॉडी फ्लूइड एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ये बीमारी नहीं होगी। एड्स एक STD है, वो बात सही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब एक व्यक्ति STD से यानी कि एड्स से सफ़र कर रहा था और उसका बॉडी फ्लूइड दूसरे के शरीर में, उसके कांटेक्ट में आ गया, राइट। लेकिन अगर कोई बैरियर मेथड्स का, कॉन्डम्स का यूज़ कर रहा हो ड्यूरिंग इंटरकोर्स, है ना, तो ये नहीं होने वाली है, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट में तो आया ही नहीं, स्पर्म और ओवम एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आए। क्लियर हो गया बात? तो बॉडी फ्लूइड जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये एड्स नहीं होगा। बट हाँ, वो कपल्स जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए या तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हो या IUDs लेते हो, तो बेटा IUDs लाइक कॉपर टी ये प्रिवेंट नहीं करती STDs को, क्योंकि कॉपर टी के केस में क्या हो रहा है कि जो स्पर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर तो एंट्री ले रहे हैं, भाई फीमेल की बॉडी के अंदर तो आ ही गए ना वो, तो फिर क्या होगा? तो भैया अगर उस मेल पार्टनर को STD थी तो वो फीमेल को होगी ही, करेक्ट। चलो, तो ये बिल्कुल करेक्ट रीजन आप लोगों ने बताया, ए सेक्सुअल कांटेक्ट। सेकंड रीजन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सेकंड जो कारण है बच्चों वो क्या है? वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। तो जैसे ब्लड बैंक वगैरह होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी है तो वो ब्लड में जाता है और वो खून ले लेता है, ऐसे तो होता है। तो उसमें अगर ब्लड बैंक्स में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अगर हम किसी से ब्लड को ले रहे हैं, मतलब कोई ब्लड डोनेट करने के लिए आ रहा है, तो पहले हमें उसका टेस्ट करना चाहिए कि कहीं इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि अगर बिना टेस्ट किए मैंने उससे ब्लड ले लिया, वही ब्लड मैंने किसी और बंदे में चढ़ा दिया, तो भैया वो भी बीमार हो जाएगा, राइट। तो हम हम पूरे ब्लड टेस्ट करते हैं, हम उस व्यक्ति को पूरा हिस्ट्री उसकी पता लगाते हैं, भाई तुझे कौन कौन सी बीमारियां रह चुकी हैं, रिसेंट में तू किस चीज़ से सफ़र कर रहा था, राइट। तो अगर एड्स और हेपेटाइटिस बी के बारे में बात की जाए तो बेटा ये दोनों ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्लड बैंक्स होते हैं उसमें सेफ ब्लड रखा होना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ही ब्लड लिया जाए किसी भी व्यक्ति से। अन्यथा अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड हेल्दी में चला जाए तो उसको बीमारी हो जाएगी। तीसरा होता है बच्चों
इन्फेक्टेड नीडल्स या सिरिंज का इस्तेमाल करने से, इन्फेक्टेड नीडल्स और सिरिंज, अगर हम इन्फेक्टेड नीडल या सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए अभी अभी डॉक्टर्स ने कोई सर्जरी की, अब जिस पेशेंट की सर्जरी की उसको एड्स था, ठीक है, अब अगर उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके मैं दूसरे बंदे की सर्जरी कर दूं तो बेटा उस नाइफ पर, उस सिरिंज पर क्या आया होगा, ब्लड आया होगा इन्फेक्टेड पर्सन का। अब मैं सेम नाइफ को यूज़ करके किसी दूसरे बंदे का ऐसे पूरी सर्जरी कर डालूं तो वो जो ब्लड है वो तो दूसरे बंदे के कांटेक्ट में जाएगा ही ना। तो हो सकता है कि वो जो वायरस था, बैक्टीरिया था या कोई भी पैथोजन था इन्फेक्टेड पर्सन वाला, वो हेल्दी व्यक्ति तक ट्रांसफ़र हो जाए। इसीलिए प्रॉपर स्टेराइल करने के बाद ही नीडल्स और सिरिंज का इस्तेमाल या जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, राइट। लेकिन ये जो निडल और सिरिंज है मैं सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं उन नशेड़ी गंजेड़ी लोगों के लिए भी कह रही हूँ जो इंट्रावेनसली, डायरेक्टली वेन्स के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। इन लोगों में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एड्स और हेपेटाइटिस मिलने के, करेक्ट। चलिए, चौथा रीज़न है बच्चों, चौथा कारण है इन्फेक्टेड मदर से बच्चे तक हो जाना, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अब ये कैसे होगा भाई साहब, ये होगा प्लेसेंटा के थ्रू। ये कैसे होगा, थ्रू प्लेसेंटा। सो अगर टाइम टू टाइम मदर ने अपने टेस्ट नहीं करवाए और मदर हुई इन्फेक्टेड तो बच्चे वो ये बीमारी फीटस तक भी पहुंचा सकती है। कैसे, प्लेसेंटा के थ्रू। कैसे पहुंचा सकती है बच्चों, प्लेसेंटा के थ्रू, करेक्ट। तो ये 4 रीजंस हमने यहाँ पर पढ़े हैं, राइट। तो आपको ये चारों कारण पता होने चाहिए किस तरीके से जो HIV है वो हमारे शरीर में एंट्री लेता है, ठीक है भाई। चलो, ये भी हो सकता है बच्चों कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर HIV की एंट्री हो चुकी है तो आपको पता ना चले, भाई उस व्यक्ति को ही पता ना चले। क्यों, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि इसकी एंट्री होते ही हमें नज़र आ जाए। It may be possible that the appearance of symptoms take a lot of time. कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक का भी समय लग सकता है, यानी कि 5 से 10 साल भी लग सकते हैं सिम्टम्स को अपीयर होने में, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि धीरे धीरे जब ये हमारे शरीर में एंट्री लेगा तो धीरे धीरे शरीर को क्या करेगा, कमज़ोर बनाता रहेगा। और हमें पता ही तब चलेगा जब हमारी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक वीक हो चुकी होगी, राइट। तो इन तरीक़ों से, इन रीज़न से जो HIV है वो हमारी बॉडी में एंट्री ले सकता है, करेक्ट। मैं इसको रब कर रही हूँ बच्चों, तो एक बार देख लो कोई चीज़ आपको अगर नोट डाउन करनी हो तो, क्योंकि अब मैं बताऊँगी कि हमारी बॉडी में जब ये एंट्री लेता है तो करता क्या है शरीर में जाके। सही बात है, चलो कर दूँ रब, कर ही देती हूँ, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, है ना। चलिए कम ऑन बच्चों, फटाफट से देखते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जाके करता क्या है। तो भैया ये या तो T लिम्फोसाइट्स पे अटैक करेगा या मैक्रोफेजेस, T लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिए। हमारा जो इम्यून सिस्टम है बच्चों, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, और लिम्फॉइड टिश्यूज। हमारे इम्यून सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स की फॉर्मेशन करेंगे। कौन से सेल्स, एक होता है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है बच्चों T लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं इनका मेन फंक्शन है एंटीबॉडीज़ बनाना। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं भैया, एंटीबॉडीज़ बाहर से आने वाले पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करने वाले केमिकल्स, बाहर से आने वाले पैथोजेंस को किल करने वाले प्रोटीन्स,
दीज आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। कई जगह पर ग्लाइकोप्रोटीन भी लिखा होगा, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो आप याद रखिए ऐसे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स जो बाहर से आने वाले पैथोजन को मार देते हैं, किल कर देते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं, उनको प्रोड्यूस करने का काम बी लिम्फोसाइट्स का था। सही बात है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम मेंटेन कर रही है बी लिम्फोसाइट, राइट। लेकिन बिना टी लिम्फोसाइट की मदद के कुछ नहीं कर सकती, और यही बात पता चल गई HIV को। यही बात किसको पता चली? HIV को। तो जैसे ही पता चला ये बात HIV को कि टी लिम्फोसाइट्स की मदद के बिना बी लिम्फोसाइट्स कुछ नहीं कर पाएगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, और जब एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो हमें कौन मारेगा फिर? क्यों भाई? तो इन्होंने डिसाइड किया चलो भैया सीधा टी लिम्फोसाइट्स पर ही अटैक करेंगे। किस पर अटैक करेंगे? टी लिम्फोसाइट्स पर, या फिर ये अटैक करते हैं मैक्रोफेजेस पर। मैक्रोफेजेस, ठीक है, ये भी ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो बाहर से आने वाले किसी भी पैथोजन को फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, खा जाते हैं। ठीक है ना। तो भैया जैसे ही HIV को पता चला कि ये टी लिम्फोसाइट्स है जो मदद कर रहा है एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन में, तो इन्होंने सीधा टी लिम्फोसाइट्स पर आकर अटैक कर दिया। ठीक है, और क्योंकि ये जो टी लिम्फोसाइट्स है मैक्रोफेजेस है, इन्हीं के अंदर ये आकर अटैक करेगा, इन्हीं की मशीनरी को अपना बना लेगा, समझ रहे हो, और यहीं पर आकर बहुत सारे नए नए इन्फेक्टेड वायरस को प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए मैक्रोफेजेस आर ऑल्सो नोन एज HIV फैक्ट्री। मैक्रोफेजेस को एक और टर्म यहाँ पर हमने दी है, वो है HIV फैक्ट्री। पता है ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए बच्चों, जो वायरस होते हैं ना, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, यू मस्ट नो दिस। जो वायरस होते हैं बच्चों, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, ये ट्रूली लिविंग नहीं है। जब तक ये किसी होस्ट की बॉडी के बाहर है तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेंगे। जब तक ये किसी होस्ट की बॉडी के बाहर है, ये इनएक्टिव यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म की तरह है। बट एज सुन एज दे एंटर द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो ये होस्ट की मशीनरी को ओवरटेक कर लेते हैं, ये होस्ट की मशीनरी को अपना बना लेंगे, और जैसे जैसे चाहेंगे वैसे वैसे अपने DNA या RNA की रेप्लिकेशन करवा देंगे। ठीक है, यानी कि बिना होस्ट के ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। दीज आर नॉट ट्रूली लिविंग। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया बात है, ये हमें पता चल चुका है। अब वो कह रहे हैं कि जिस समय ये HIV मैक्रोफेजेस पर या टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक कर रहा था, तो हमने देखा इसके पास एक प्रोटीन कोट था बच्चों, इसके पास एक प्रोटीन कोट है। ठीक है, वैसे आपने बैक्टीरियोफेजेस का प्रोटीन कोट पढ़ा होगा। कोट जो होता है वायरस के सरफेस पर सल्फर से बना होता है वो, है ना, तो आपको याद रखना है वो। तो यहाँ पर जो प्रोटीन कोट था ये तो बाहर ही रह गया, और ये जो HIV का जेनेटिक मटेरियल था, यानी कि जो RNA है, वो इस एनिमल सेल के अंदर एंट्री ले गया। ये एनिमल सेल है और ये एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। तो जैसे ही एनिमल सेल के अंदर ये वायरस का RNA आया, तो बेटा अंदर आते ही एक एंजाइम था इसके पास जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो उसने क्या किया, इस RNA को बदल दिया DNA में। इस RNA को किस में बदल दिया बच्चों? DNA में। किसने बदल दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस ने। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ये जो एंजाइम इस वायरस के पास प्रेजेंट था, इसका इस्तेमाल करके जो वायरस का RNA था वो बदल चुका है वायरल DNA में। किस में बदल चुका है? वायरल DNA में। नाउ दिस वायरल DNA विल गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। अब क्या होगा बच्चों? ये जो वायरल DNA है ये होस्ट के जीनोम में एंट्री लेगा।
ठीक है भाई। और जब होस्ट के जीनोम में वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो क्या करता है, न्यू वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, न्यू वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, न्यू वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में पहुंचता है, होस्ट के सेल में पहुंचता है, उसकी मशीनरी को ओवरटेक कर लेगा। होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट करे ना करे, ये जो वायरस का डीएनए है होस्ट की मशीनरी का अपने आप इस्तेमाल करेगा और बहुत सारे नए वायरसेस को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्टेड वायरल सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। अब ये सारे एक एक करके बचे हुए जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे टी लिम्फोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजेस क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। देयर विल बी अ ह्यूज डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो सारे टी लिम्फोसाइट्स तो डैमेज होते जा रहे हैं। क्यों भाई, तो क्या होगा, अब जो इम्यून सिस्टम है उस व्यक्ति का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, वीक हो जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो HIV जहाँ पर लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो रहा है वो मैक्रोफेजेस हैं, इसलिए हम मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री भी कहते हैं। करेक्ट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है इनको बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियां भी लगने लगेंगी। फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है। बेटा इम्यूनिटी तो वीक हो ही चुकी है क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स की मात्रा कम हो गई है ना, तो बी लिम्फोसाइट्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा और एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी जैसे होनी चाहिए थी, है ना। तो इस केस में जब इस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो जो कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस हैं बच्चों, जैसे माइकोबैक्टीरियम या फिर टॉक्सोप्लाज्मा जैसे पैरासाइट, कौन कौन से, माइकोबैक्टीरियम या फिर टॉक्सोप्लाज्मा जैसे जो छोटे मोटे पैरासाइट्स हैं जो हमें कुछ भी नहीं कर पाते, जो हमें ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते, भाई ये भी मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उस पर जाकर अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण ये सारी कंडीशंस अराइज कर सकती हैं। राइट बेटा, इसको डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम एलिजा कहते हैं। एलिजा, ठीक है, मैं उसके एक्सपेंडेड फॉर्म कहाँ पे लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है जी, तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से हम डायग्नोस कर सकते हैं एड्स को, और इसका जो प्रिंसिपल है बच्चों वो होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। यानी कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन प्रेजेंट है और हम एंटीबॉडी बाहर से इंट्रोड्यूस कर दें तो उसके शरीर में कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा जिससे हम पता लगा सकते हैं हाँ भैया इसको क्या है, एड्स है, ये HIV पॉजिटिव है। करेक्ट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक की रीएजेंट होता है बच्चों इस टेस्ट के दौरान, जो है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज ये एक की रीएजेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम एलिजा करते हैं, यानी कि जब हम HIV की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। करेक्ट। क्या प्रिंसिपल था, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। फुल फॉर्म याद रखनी है और प्रिंसिपल भी आपको इसका याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ट्रीटमेंट ऐसा बोलते हैं ना, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ठीक है, तो अगर ट्रीटमेंट देना हो तो सिर्फ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ही हम दे सकते हैं, वो ही इफ़ेक्टिव होंगे, वो भी कैसे, पार्शियली।
ठीक है। बट हाँ, एक व्यक्ति जिसने ये वायरस को इनटेक कर लिया है बेटा, उसके लिए डेथ इनएविटेबल हो जाती है। हम सिर्फ उसकी लाइफ को कुछ समय के लिए प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए रोक नहीं सकते, राइट। एक बार ये देख लो, कुछ चीज़ नहीं आई तो पूछो, फिर मैं इसको रब करूँगी और अब मैं आपको बताऊँगी प्रिवेंशन का क्या सीन है। कम ऑन, कर दूँ रब। चलो भाई फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बेटा प्रिवेंशन की जब हम बात करेंगे, सो एक्चुअल में ना आपकी बुक में एक कोट लिखा होगा, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, है ना, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। कभी ऐसा मत करो कि आपको किसी प्रकार के कोई सिम्टम नज़र तो आ रहे हैं, लाइक फ्रीक्वेंटली आपको हेडेक हो रहा है, लेकिन कह रहे चल कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है इसलिए हो रहा होगा, चाय पी लेता हूँ या एक कोई टैबलेट ले लेता हूँ ठीक हो जाएगा, है ना, आराम कर लेता हूँ, आधा घंटा सो जाऊँगा तो ठीक हो जाएगा ना। अगर फ्रीक्वेंटली ये चीज़ होती जा रही है, अक्सर होती ही रहती है, शुड नॉट इग्नोर दिस, राइट। अब यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारे स्टेप्स लेती रहती है अवेयरनेस क्रिएट करवाने के लिए भी और लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज देने के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, एंड क्या, NGO। नाको का मतलब है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और NGO का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ये तो हम सबको पता है, ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब ये अलग अलग स्टेप्स उठाते रहते हैं और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करवाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। कई बार स्ट्रीट शो होते हैं, कई बार वीडियो या ऑडियो के थ्रू, रेडियो के थ्रू या प्रिंटिंग मीडिया के थ्रू भी हम लोगों को अवेयर करवाते हैं इनके बारे में। लाइक हमें अगर पता भी चलता है कि दैट देयर इज समबडी हु इज सफरिंग विद एड्स, हमें उसको सोसाइटी से एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, इंस्टेड उसको बताना चाहिए दैट यू शुड गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, राइट। अब इसी के साथ साथ किस तरीके से बेटा ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, ध्यान रख के। अगर हम ध्यान रखें कुछ चीज़ों का, जैसे कि अभी मैंने ब्लड बैंक का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो जो ब्लड बैंक में ब्लड है इट शुड बी मेड सेफ। प्रॉपर टेस्ट करो उस व्यक्ति का जिससे आप ब्लड ले रहे हो, है ना। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो निडल्स हैं, जो सिरिंज है, ठीक है, इन सब का भैया एक ही बार इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे ये बार्बर होते हैं, ये जो नाई वगैरह होते हैं, ये कैसे होंगे बेटा, डिस्पोजेबल यूज़ करो, डिस्पोजेबल, ठीक है। अब वो एक बंदा आया, भाई ऐसे ना मेरी ये दाढ़ी वाड़ी बना दे, अब उसने बना दी, जिस ब्लेड से इसकी दाढ़ी बनाई कट लग गए, कोई बात नहीं, 2 रुपये का ब्लेड आता है यार, इतना महंगा है ये भी तो सोचो। अब दूसरा बंदा आया, उसी सेम ब्लेड का यूज़ करके उस बंदे की भी शेव उसने कर दी, तो हो सकता है दूसरे वाले की भी कट लग जाए और पहले वाले, हो सकता है पहले वाले बंदे को एड्स हो और उसका ब्लड सेकंड वाले के कांटेक्ट में आ जाए, हो सकता है ना। तो भैया एक ही बार इस्तेमाल करके फेंक देना चाहिए उस ब्लड को, या फिर उस ब्लेड को, सॉरी, और उसी व्यक्ति को दे देना चाहिए, भाई अगली बार तू आएगा लेके आइए उसको, राइट, ऐसा। तीसरा, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल और अननोन पार्टनर, ठीक है जी, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल या फिर अननोन पार्टनर्स। और चौथा, जो मदर है टाइम टू टाइम उनको टेस्ट, प्रेग्नेंट लेडी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, टाइम टू टाइम उनको टेस्ट करवाते रहना चाहिए, उन्हें ये डिटेक्ट करवाते रहना चाहिए कि कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं उनमें या फिर आने वाले बच्चों में, ठीक है। सो अगर हम ध्यान रखेंगे बच्चों इन सब चीज़ों का, इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या कौन से गवर्नमेंट हो, उन सभी के अंदर सेफ बनाया जाए ब्लड को, जो सेफ सेक्स है उसके बारे में बताया जाए, रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए, इंस्पेक्शन चलते रहने चाहिए, और जो व्यक्ति ससेप्टेबल है, जिसको डाउट है, जिसको लग रहा है भैया हो सकता है कि मुझे किसी तरीके की बीमारी है, तो उसे प्रॉपर एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ उसके पास जाकर कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है जी।
अब ये जो बीमारी है जिसके बारे में हमने बात की है, ये एक बोलते हैं ना कि एक यंगस्टर्स वाली जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, या वो सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। सो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करवाएंगे तो शायद हम इस डिजीज़ की जो संख्या है, जो नंबर है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। चलिए, सो मुझे लगता है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं आया तो कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट्स में लिख देना बच्चों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।